यूपीटेट 2021 क्लास नंबर 2, इसमें कि आपका जो टॉपिक होगा पर्यावरण चल रहा था। ठीक है, आता है आपका पारिस्थितिकीय अनुक्रम, जिसे बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, ये क्या कहता है, जीवीय अनुक्रम एक ऐसी अनुक्रमणीय यानी कि इरिवर्सिबल प्रक्रिया है जिसके द्वारा पारिस्थितिक तंत्र का क्रमिक विकास होता है। किसके द्वारा होता है? जीवीय अनुक्रम के द्वारा। नेक्स्ट आगे, जैविक समुदाय कभी स्थायी नहीं होते, बल्कि वे समय और स्थान के साथ निरंतर गतिशील और परिवर्तनशील होते हैं। वे कभी भी अपनी जातीय घटकों या भौतिक पर्यावरण के साथ स्थायी संतुलन में नहीं पाए जाते हैं। अनुक्रम परिवर्तन की इसी प्रोग्रामी श्रृंखला को प्रोग्रेसिव सीरीज कहते हैं, यानी कि जो अनुक्रम की जो परिवर्तन होता है, ठीक है, अनुक्रम होता है, अनुक्रम परिवर्तन की इसी प्रोग्रामी जो श्रृंखला होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामी श्रृंखला कहते हैं, जिसमें अपेक्षाकृत स्थायी समुदाय किसी निश्चित समय और क्षेत्र विशेष में स्थापित होते हैं। यानी कि इनका जो कोई समय, निश्चित समय और जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? वो विशेष होता है। आगे कहा, इस तरह अनुक्रम के द्वारा किसी क्षेत्र के प्रजाति की संरचना में परिवर्तन का पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट में कहा है उसने कि जीवीय अनुक्रम में किसी क्षेत्र में उपस्थित होने वाला प्रथम जीव या समुदाय अग्रज समुदाय पॉइनर कम्युनिटी कहलाता है, जबकि इस अनुक्रम में भाग लेने वाले प्रत्येक परिवर्तनशील समुदाय को क्रमक यानी कि सीरी कहते हैं। प्रक्रिया के अंत में जो समुदाय अपने आप को स्थापित करने में सफल हो जाता है उन्हें चरम समुदाय क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। अनुक्रम चाहे जल में शुरू हो या स्थल पर, उनका चरम समुदाय वन ही होता है। यानी कि जो इनका जो चरम समुदाय होता है, जो अनुक्रम होता है, जीवीय अनुक्रम, वो कहीं पर भी शुरुआत होता है, चाहे वो जल में हो और चाहे वो स्थल पर हो। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाते हैं वो? उनका चरम समुदाय वन ही होता है। आगे, जीवीय अनुक्रम का चरण निम्नलिखित दिशाओं में चलता है, जिसे जीवों की प्रजातियों की भिन्नता और जीव और जात प्रजातियों की संख्या में वृद्धि, संपूर्ण जैव मात्रा में वृद्धि, किंतु जैव उत्पादकता और ऊर्जा प्रभाव में कमी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है, जीव अनुक्रम का जो चरण है वो इन दिशाओं में कार्यरत होता है, चलता है, जिससे जीवों की प्रजातियों में भिन्नता हो जाती है, इनकी जो जातियाँ होती हैं वो अलग अलग होती है। जीव और प्रजातियों की संख्या में वृद्धि, इनकी संख्या में वृद्धि भी हो सकती है। संपूर्ण जैव मात्रा में वृद्धि, जो हमारी जैव मात्रा होती है उसमें वृद्धि होती है, किंतु जैव उत्पादकता और ऊर्जा प्रभाव में कमी भी होती है। अनुक्रम के प्रकार, अनुक्रम के दो ही प्रकार होते हैं, एक प्राथमिक अनुक्रम और एक द्वितीयक अनुक्रम। ठीक है दोस्तों, अनुक्रम के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, प्राथमिक अनुक्रम और द्वितीयक अनुक्रम। कौन कौन से होते हैं प्राथमिक अनुक्रम, उसे भी हम समझ लेते हैं। ऐसा अनुक्रम वहाँ शुरू होता है जहाँ कोई सजीव नहीं होता, अर्थात ऐसा क्षेत्र जहाँ पहले से कोई जीवित जीव व वनस्पति अनुपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए एक नग्न पत्थर या ज्वालामुखी से निकला गर्म लावा अथवा कोई नया तालाब। इन क्षेत्रों में अग्रज समुदाय के रूप में प्रायः सूक्ष्म जीव काई या लाइकेन पहुँचते हैं, जो अपने वृद्धि और विकास से उस क्षेत्र को आगे आने वाले समुदाय के रहने लायक बना देते हैं। धीरे धीरे पहले के समुदाय अन्य समुदायों द्वारा विस्थापित कर दिए जाते हैं और अंत में एक अधिक स्थिर समुदाय वहां स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट आता है द्वितीयक अनुक्रम। द्वितीयक अनुक्रम क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र जहां सभी या अधिकांश जीव किसी कारणवश जलीय, जैविक, स्थलाकृति या मानवीय नष्ट हो गए और अनुक्रम की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हो गई, तो वहाँ पर क्या होता है? द्वितीयक अनुक्रम कहलाते हैं। जैसे कि जलीय जीव हो, जैविक हो, स्थलाकृति हो या मानवीय हो, वो जो नष्ट हो गए हो, नष्ट होने के बाद उनकी जो प्रक्रिया है वो पुनः प्रारंभ हो गई हो, क्या कहलाते हैं? द्वितीयक अनुक्रम कहलाते हैं। यह क्षेत्र प्रत्येक कृषि भूमि भी हो सकती है, जले कटे वन या बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित मैदान भी हो सकते हैं। स्वाभाविक है, पहले से थोड़ी उपजाऊ मिट्टी की उपलब्धता द्वितीय अनुक्रम को प्राथमिक अनुक्रम से तेज गति से संपन्न कराने में मदद करती है। यानी द्वितीयक अनुक्रम प्राथमिक अनुक्रम से तीव्र होता है। जो द्वितीयक अनुक्रम होता है वो प्राथमिक अनुक्रम से तीव्र होता है। नेक्स्ट आता है जीवीय अनुक्रम की प्रक्रिया में सर्वप्रथम खाली स्थानों का विकास होता है।
जिसमें कोई जीवन रूप नहीं होता, इसे न्यूडेशन कहते हैं। यानी कि जो जीवीय अनुक्रम की प्रक्रिया में सर्वप्रथम खाली स्थानों का जो विकास होता है, जिसमें कोई जीवन रूप नहीं होता, उसमें जीवन रूप नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूडेशन कहते हैं। खाली स्थानों में किसी एक जाति के सफलतापूर्वक स्थापित हो जाने को आक्रमण कहते हैं। यानी कि जो सफलतापूर्वक स्थापित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आक्रमण कहते हैं। सुस्थापन के बाद इनके बीज प्रजनन में इनकी संख्या बढ़ती है और ये एक दूसरे के निकट आते हैं। जातियों की बड़ी संख्या के बीच और अन्य जातियों के समुदायों के साथ संघर्ष और स्पर्धा प्रारंभ हो जाती है। जीवित जीवों के प्रभाव के द्वारा होने वाले पर्यावरणीय परिवर्तन की प्रतिक्रिया कहते हैं। इन पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण पहले से उपस्थित जैव समुदाय असहजता महसूस करता है और अन्य जैविक समुदायों द्वारा उन्हें प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अब जैविक अनुक्रम वनस्पतियों के विकास का क्रम सबसे पहले न्यूडेशन होता है, फिर आक्रमण होता है, फिर स्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, फिर प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन होता है, फिर स्टेबलाइजेशन स्थिरीकरण होता है। तो ये जो होती है ये यहाँ से आपका पॉइंट मेन है, क्योंकि जो जैविक अनुक्रम की वनस्पतियों के जो विकास का क्रम होता है वो इस प्रकार होता है: न्यूडेशन, ठीक है, इन्वेंशन, कंपटीशन, रिएक्शन और स्टेबलाइजेशन, ठीक है, स्थिरीकरण। ये इनका जो क्रम होता है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। अंततः इस प्रक्रिया में वह स्तर आता है जब जैव समुदाय का पर्यावरण के साथ लगभग संतुलन हो जाता है और वह अपने आप को स्थायी बना लेता है। इस समुदाय को दूसरे समुदाय के साथ विस्थापित नहीं किया जा सकता। इस चरम को स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन की अवस्था कहते हैं और अंतिम स्थायी समुदाय को शिखर चरम समुदाय, क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। नेक्स्ट आता है भाई, लाभदायक परस्पर क्रियाओं के लिए प्लस चिन्ह तथा हानिकारक के लिए माइनस चिन्ह और उदासीन के लिए ओ चिन्ह दर्शाकर निम्नलिखित सारणी में जैव अन्योन्य क्रिया प्रदर्शित की गई है। जैसे कि पारस्परिक क्रिया का नाम सहउपकारिता, म्यूचुअलिज्म। जाति प्रथम के लिए प्लस होता है और जाति द्वितीय के लिए भी ये बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद स्पर्धा दोनों में ही कम होती है। परभक्षण जाति प्रथम में बढ़ता है और द्वितीय जाति में घटता है। परजीविता बढ़ती है और घटती है। सहभोजिता पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, ठीक है, फिर ये उदासीन रहती है। उसके बाद अंतर्जातीय परजीविता, इसमें जाति प्रथम में माइनस होती है, कम होती है, हानि होती है, और जाति द्वितीय में क्या होती है? वो उदासीन होती है। और उदासीनता तो दोनों में ही, प्रथम जाति प्रथम में और जाति द्वितीय में, दोनों में ही क्या होती है? उदासीनता होती है। नेक्स्ट आता है सह परोपकारिता। सहोपकारिता क्या होती है? म्यूचुअलिज्म। इसमें परस्पर क्रिया करने वाली दोनों जातियों को लाभ होता है। इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण परागण में देखा जा सकता है। परागण में भौरे फूलों से रस चूसते हैं और फूलों के पराग का स्थानांतरण दूसरे फलों में करके फूलों के संवर्धन जनन में सहायता पहुंचाते हैं। तो ये जो क्या क्रिया कहलाती है? सहोपकारिता कहलाती है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? क्रिया करने वाली दोनों जातियों को लाभ होता है। इसमें सर्वोत्कृष्ट उदाहरण क्या है? परागण। जैसे कि जो भौरे होते हैं फूलों से रस चूसते हैं और फूलों के परागण का स्थानांतरण दूसरे फूलों में करके फूलों के संवर्धन जनन में सहायता पहुंचाते हैं। नंबर 2 आता है स्पर्धा। कंपटीशन क्या होता है भैया? इस जैविक क्रिया में एक ही जाति के दो जीवों या अलग अलग जाति के जीवों के बीच एक ही प्रकार के संसाधन को लेकर प्रतिस्पर्धा होती है, जिसमें सामान्यतः दोनों को नुकसान होता है। उदाहरण के लिए दक्षिण अमेरिका की कुछ उथली झीलों में आगंतुक फ्लेमिंगो और वहीं की आवासीय मछलियां साझा आहार प्राणी प्लवक के लिए स्पर्धा करती हैं, ठीक है। नंबर 3 आता है परभक्षण। परभक्षण में क्या होता है? और परजीविता। परभक्षण में जहां एक जीव दूसरे जीव को मारकर खा जाता है, वहीं परजीविता ऐसी स्थिति है जिसमें परजीवी अपने आश्रयदाता होस्ट से पोषण प्राप्त कर उसे नुकसान तो पहुंचाता है पर सामान्यतः उसे मारता नहीं है। परभक्षण में जहां बाघ, हिरण, बड़ी मछली, छोटी मछली का उदाहरण दिया जा सकता है, वहीं परजीवी के रूप में अमरबेल, कुक्कुटा, जू, कॉपीपोड्स, टिक्स, किलनी आदि को रखा जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है? अमरबेल, कुक्कुटा या जू, कॉपीपोड्स, टिक्स, किलनी आदि ये एक दूसरे से क्या करती है? भोजन प्राप्त करती हैं, लेकिन उसे मारती नहीं है। जबकि परभक्षण में क्या होता है? इसमें क्या होता है? जैसे परभक्षण में बाघ हिरण को क्या कर देता है? मार देता है और बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है।
तो ये जो होते हैं उदाहरण है परभक्षण के, और जो नीचे वाले एग्जाम्पल हैं परजीवी के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई, सहभोजिता। सहभोजिता क्या कहती है? इस पारस्परिक क्रिया में एक जाति को तो लाभ होता है जबकि दूसरी जाति अप्रभावित रहती है। उदाहरण के लिए आम की शाखा पर एपीफाइट के रूप में उगने वाली ऑर्किड, व्हेल की पीठ को आवास बनाने वाले बार्नेकल, समुद्री एनीमोन के साथ रहने वाली क्लाउन मछली तथा पशुओं के चरते समय उपस्थित बगुले की सहभोजिता की श्रेणी में रखा गया। इसका मतलब क्या होगा? जब पशु जो चरते हैं उनके ऊपर आकर जो बगुला क्या होता है, बैठ जाता है। तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये सहभोजिता की गिर रहा है। जैसे आम की शाखा पर क्या होता है? एपीफाइट के रूप में उगने वाला एक ऑर्किड पौधा होता है। व्हेल की पीठ को आवास बनाने वाला बार्नेकल होता है, यानी कि व्हेल की जो पीठ होती है उसको आवास कौन बनाता है? बार्नेकल। और समुद्री एनीमेन के साथ रहने वाली क्लाउन मछली। तो ये सब क्या है? सहभोजिता के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आता है अंतर्जातीय। अंतर्जातीय परिजीविता, ये क्या होती है? इसमें एक जीव को हानि होती है जबकि दूसरा प्रभावित रहता है। उदाहरण के लिए हम आगे देखते हैं भी, बड़े वृक्ष की छाया। बड़े वृक्ष की छाया में पड़ने वाला छोटा पौधा वृद्धि नहीं कर पाता जबकि बड़े पेड़ को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जब बड़े वृक्ष की छाया में छोटा पौधा होता है तो वो छोटा पौधा जो होता है वो वृद्धि नहीं कर पाता, और जबकि बड़े पौधे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद आता है उदासीनता। यह एक सैद्धांतिक स्थिति है। अभी तक ऐसा उदाहरण नहीं मिला जिसमें परस्पर क्रिया करने वाले जीव एक दूसरे पर कोई प्रभाव न डालते हों। कुछ पारिस्थितिकविद ऐसी स्थिति की संभावना को ही नकार देते हैं, क्योंकि उदासीनता का मतलब ये ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है कि हाँ भी जब दो पौधे एक साथ हों, एक में कम वृद्धि होगी एक में ज़्यादा होगी, तो ये सब चीज़ें होती है। लेकिन उदासीनता में क्या होता है कि ऐसा कोई भी प्रभाव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कीस्टोन प्रजाति। ये क्या होती है? जैव समुदायों के अंतर्गत कुछ ऐसी महत्वपूर्ण प्रजातियां होती हैं जो समुदाय में अन्य पर्याप्त संख्या वाली विभिन्न प्रजातियों के स्थायी बने रहने की क्षमता का निर्धारण कर सकने में सक्षम होती हैं। ये निर्णायक प्रजातियां ही कीस्टोन प्रजातियां कहलाती है। यानी कि क्या हो गया? इसका मतलब समझो, जो जैव समुदाय के अंतर्गत कुछ ऐसी महत्वपूर्ण प्रजातियां होती हैं जो समुदाय में अन्य पर्याप्त संख्या वाली विभिन्न प्रजातियों के स्थायी बने रहने की क्षमता का निर्धारण कर सकने में क्या होती हैं? सक्षम होती हैं। और ये निर्णायक प्रजातियां ही क्या कहलाती हैं? कीस्टोन प्रजाति कहलाती हैं। नेक्स्ट आता है कुछ उष्णकटिबंधीय वनों में अंजीर तथा कुछ अन्य पौधे कीस्टोन प्रजाति के होते हैं, क्योंकि अंजीर के फलों पर उस वन के अधिकांश पशु पक्षी निर्भर होते हैं। खासकर जब अन्य खाद्य पदार्थों की कमी होती है तब अंजीर के फल ही उन्हें भोजन प्रदान करते हैं। स्वाभाविक है कि यदि अंजीर के पेड़ लुप्त हो गए तो उस समुदाय की कई निर्भर प्रजातियां भी लुप्त हो जाएंगी। यही कारण है कि कीस्टोन प्रजाति के संरक्षण को प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट, कीस्टोन प्रजाति की संख्या कम होने के बावजूद उनका अनुपातिक महत्व अधिक होता है। कीस्टोन प्रजाति के संरक्षण से संपूर्ण परितंत्र को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। एक परितंत्र में एक से अधिक कीस्टोन प्रजातियां भी रह सकती है। यानी कि जो परितंत्र होता है उसमें क्या होती हैं? एक से अधिक कीस्टोन की प्रजातियां भी रह सकती हैं। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय वनों में हरे वृक्षों की बहुलता होती है और निसंदेह वे काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी होते हैं। इसके बावजूद उन्हें कीस्टोन प्रजाति नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनका प्रभाव उतना ही होता है जितनी की उनकी संख्या होती है। इकोटोन और कोर प्रभाव क्या होता है? पारितंत्र 1, पारितंत्र 2, और इनके बीच का जो होता है क्षेत्र वो होता है हमारे पास इकोटीन। क्या कहलाता है? वो इकोटोन, इनके बीच का क्षेत्र कहलाता है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। दो या दो से अधिक भिन्न पारितंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र जहाँ जैव विविधताएं अपेक्षाकृत अधिक होती हैं इकोटोन कहलाती हैं। क्या होती हैं? इकोटोन। यानी कि दो पारितंत्र दोनों अलग अलग हैं, उनके बीच का जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा? वो हमारा इकोटीन कहलाएगा। इकोटोन कहलाता है। उदाहरण के लिए मैंग्रोव वन जलीय और स्थलीय पारितंत्र के बीच का संक्रमण क्षेत्र। यानी कि जो उदाहरण होता है उसके लिए जैसे मैंग्रोव वन होते हैं, जलीय और स्थलीय पारितंत्र के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है, इसलिए यह एक इकोटोन है। इसी तरह एस्चुरी, लैगून व घास पारितंत्र इकोटोन को प्रदर्शित करते हैं। अब नेक्स्ट आता है
एक इकोटोन पतली संकरी पट्टी से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि दो पारितंत्रों के मिलने से संक्रमण क्षेत्र में बदलाव की गति तीव्र तथा माध्यम हो सकती है। तो गाइस ये था आपका चैप्टर नंबर 1, जो कि आपका पर्यावरण से चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो गाइस इसके बाद जो है ना चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कल एक इसकी तीसरी वीडियो आएगी। तो कोशिश ये रहेगी कि हम 15 से 20 दिन में आपको जो पर्यावरण का सिलेबस है वो ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद क्या करेंगे, हम लगभग 1000 प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज होगी पर्यावरण की वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है गाइस, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।